चलें, तो ये सर आप पेपर आज हम करेंगे पेपर 4-2, ठीक है ना। और आप सबको पता है कि हम ये वाला पेपर क्यों कर रहे हैं। ये पेपर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला पेपर है हम वो बिल्कुल नए वाले पेपर अभी नहीं करेंगे जब तक आप सारे के सारे प्री मॉक्स अटेम्प्ट ना कर लें। तो आप सारे प्री मॉक्स अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर मैं आपको ये वाले पेपर भी करके दिखाऊंगा। ऑलराइट बच्चों? जी राइट सर। राइट सर। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here we have question number 1 of this paper। आप देख सकते हैं ये पेपर क्या कह रहा है आपसे। ये आपसे सवाल पूछ रहा है give the name of the processes that is used। अच्छा देखें, अभी आप में से शायद बहुत सारे बच्चों ने ये सेपरेशन टेक्निक नहीं पढ़ी है, तो हो सकता है आपको एक आध दो पार्ट्स में मुश्किल लगे, बट इट्स ओके। आप पढ़ लेंगे तो आपको और आसान लगेगा। अभी भी इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। Right, so here is the question number 1 to obtain water from aqueous sodium chloride। अगर आपके पास aqueous sodium chloride हो तो उसमें से आप पानी, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। आपको सॉल्ट नहीं चाहिए, आपको पानी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको सॉल्ट चाहिए होता तो आप एवापोरेशन भी कर सकते थे, क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें चाहिए पानी, ठीक है ना। तो अगर आपको पानी चाहिए हो सॉल्ट सॉल्यूशन में से तो आप क्या करते हो बच्चों? डिस्टिलेशन करते हो। इट इज सिंपल डिस्टिलेशन और यू कैन से दैट डिस्टिलेशन ऑन। राइट बच्चों? जी राइट सर। आप इसको सिंपल डिस्टिलेशन बोल लो तो भी अच्छा है, सिर्फ डिस्टिलेशन बोलोगे तो भी आपको 1 मार्क है, मिल जाएगा। This is simple distillation। Then to produce lead from molten lead bromide। अगर आपको lead चाहिए molten lead bromide से तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग इसमें करेंगे electrolysis। शाबाश, very good। So we need to do electrolysis। We know that electrolysis करते हैं तो moltens जितने भी solution होते हैं उसमें जो कैटाइन होते हैं, metals जो होते हैं वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं by gain of electrons। So this can be done by it। So you can see this, the third part is saying an insoluble solid should be separated from। अगर आप filtration, yes, ये आपने water purification में पढ़ा था। So you can simply say that कि ये filtration आप करेंगे तो आपका ये done हो जाएगा, ठीक है। Then to separate the components of petroleum। पेट्रोलियम की fractional distillation। yes, आपने याद रखना है जब बहुत सारे लिक्विड्स एक साथ मिक्स हुए हों, मिक्सेबल लिक्विड्स हों, जैसे पानी और ऑयल होता है ना, तो वो मिक्सेबल नहीं होते। पानी अलग लेयर बना लेता है और ऑयल जो है वो अलग लेयर बना लेता है, तो वो मिक्सेबल नहीं होते। ऐसे लिक्विड्स जो मिक्स होने के बाद बिल्कुल समझ में ना आए कौन सा वाला कहाँ गया, तो उसको बोलते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स। जैसे आप रोअफ़ज़ा आजकल बड़ा पी रहे होंगे रमजानों में, तो रोअफ़ज़ा जो होता है मिक्सेबल लिक्विड होता है, मतलब वो खुद दोनों लिक्विड्स मिलाते हैं तो कौन सा रोअफ़ज़ा है और कौन सा पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। वो इसी तरह एथनॉल और वाटर भी वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो ये मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं। जब मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जी बेटे, कोई कुछ सवाल पूछ रहा था? नहीं सर, कुछ नहीं। नो सर, ऑल क्लियर। डिस्टिलेशन, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ कलर्ड आइस। जब कलर्ड आइस को आप सेपरेट करते हैं तो इसके लिए हम पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी। वेरी गुड, एवरी वन ऑफ यू, माशाल्लाह, गुड जॉब। लगता है कि आप लोगों ने प्री मॉक्स ही बड़े अच्छे से तैयारी की है। दैट्स प्रीटी गुड। देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, क्या आला क्वेश्चन इन्होंने जो है डिजाइन किया है। बड़ा मजा आता है इस तरह के क्वेश्चंस करने में। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक होती है यहाँ पर कि आप कितना अच्छा कोई भी टॉपिक आता है, ठीक है ना। देखें, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एलिमेंट्स इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पूरा पीरियड 3 है, देख सकते हैं आप, थर्ड रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल है ये। For each of the following, identify a period 3 element which matches the description। Each element can be used once, more than once, or not at all। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं एक बार भी यूज हो सकते हैं, एक से ज्यादा बार भी यूज हो सकते हैं, और हो सकता है कोई ऐसा एलिमेंट हो जो एक बार भी यूज ना हो, ठीक है। They are asking state which period 3 element। अच्छा, एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, मैं इन लोगों के लिए दरवाजे खोल दूं जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं। सिक्योरिटी ऑन कर देते हैं इनकी जरा, ठीक है। So the question 2 is saying which element, or you can say that state which period 3 element is from an oxide with a macromolecule structure। Silicon। Absolutely, we know that we just have 3 macromolecules, diamond, graphite, and silicon dioxide, and the only compound is silicon dioxide, and the rest of 2 are elements. So this is actually silicon. You need to say silicon. You don't need to write name silicon dioxide over here. You just need to write silicon because they are asking for element, और वो element ऊपर दिए हुए हैं वही लिखने हैं नीचे, ठीक है भाई। Then is extracted from the ore bauxite।
ऑक्साइड और जो है Yes, sir. Al2O3, तो उसमें से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट हो सकता है. Absolutely right. Then is soft, metallic and stored in oils. Sodium. Sodium, Sodium. sir. Sodium. All group 1 members are soft metals and they are stored in oil because they are highly reactive. Then is a green gas at room temperature and pressure. Chlorine. Chlorine, sir. Chlorine gas. Very good. They can even ask our diatomic gas. वो ये भी लिख सकते थे. तो you can say that diatomic कौन सी होती है भाई? Chlorine gas होती है. Group 7 वाले होते हैं. ठीक है. Provides an inert atmosphere. Argon. Argon. Argon, sir. Argon. Very good. Form 2 different oxides during the contact Sulfur. process. This Sulfur. Sir, Contact. sulfur and this process is not, you can say that, further in our syllabus. We just have sulfur dioxide to sulfur trioxide conversion in our syllabus, in new syllabus. So contact process अब further नहीं है हमारे syllabus में. तो you need to know that कि भाई ये sulfur जो है sulfur dioxide में convert होता है, we know that. और ये sulfur dioxide जो है further oxidize होकर reversible reaction के जरिए sulfur trioxide में convert होता है. तो it has two oxides, two different oxides, which is sulfur. Is non-metallic. जी बेटे. Contact process IGCSE के syllabus में है क्या अभी? बेटा अभी हमारे दोनों सिलेबस में नहीं है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में ये वाली जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये यूज होती है. इसकी कंडीशंस हैं और बाकी इसका रिवर्सिबल जो जितना फैक्टर्स है वो. अच्छा, तो इसकी लाइक फॉर्मेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जैसे कि रिएक्टर टावर में जाता है वो सब नहीं है अब. जी वो बिल्कुल नहीं है कि आप सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर ओलियम बनाएंगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस एनीमोर. सर पहले था ये. पहले हुआ था. मैंने पास पेपर कर रहा था, पहले था तो अटक गया था. Then is non-metallic and an important component of fertilizer. Potassium. Phosphorus, sorry. Phosphorus. फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और पोटेशियम हो सकता है, लेकिन इन तीनों में सिर्फ फास्फोरस मौजूद है. मैग्नीशियम. फास्फोरस, राइट? जी सर, राइट. Yes, sir. देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. और ये बहुत अच्छा सवाल है. इस तरह के सवाल से आपका क्लियर हो सकता है कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि व्हाट इज प्रोटॉन नंबर, व्हाट इज न्यूक्लियन नंबर, व्हाट इज चार्ज पार्टिकल, ऑल these things ना. So you can see this कि this is a neutral atom, we don't have charge on sodium और तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं इस वजह से. और क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, so we always subtract the proton number from nucleon number, so it will give us what? The number of neutrons. So 23 minus 11 will give you 12. Yes sir. Then उसके बाद वो आपसे कह रहा है बच्चों कि आप जो है बताइए क्लोराइड के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन. देखो ये जो प्रोटॉन नंबर होता है स्मॉल वाला, सर प्रोटॉन तो सेम रहेंगे. यस ये ऑलवेज सेम रहते हैं. तो इट इज 17 और बिकॉज़ इट इज नेगेटिव तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इट शुड 18. ठीक है. एंड देन दे आर आस्किंग अबाउट न्यूक्लियन नंबर, सो इट इज 37. Yes, 37. 14. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियन नंबर भी आपका चेंज नहीं होता है. ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स पे जैसे कोई फर्क नहीं आएगा. Then and the last one they are asking about the symbol along with the charge of this. That is why they are asking for 2 marks of this. So we know that 26 protons होते हैं भाई iron. Yes, from table, periodic table से आप देख सकते हो. उसके बाद क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो it should be 2+. Right बच्चों? Right sir. Right, sir. So this is question number 3 of this. Then here we have question number 4. The question number 4 is saying potassium react with bromine at room temperature to form potassium bromide. Write a chemical equation for this reaction with state symbols. अच्छा देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ये लफ्ज नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ इक्वेशन लेकर आगे चलते रहते हैं. भाई ये लफ्ज लाजमी पढ़ लो, इसका नंबर है यहाँ पर. ठीक है ना. स्टेट सिंबल्स, जब भी वो इक्वेशन की बात करें लिखने की तो स्टेट सिंबल्स का लफ्ज लाजमी देख लें. अगर वो कह रहा है तो उसके मार्क्स होंगे. फिर they are saying potassium reacting with bromine to form potassium bromide. We already talked about this in our periodic table chapter. And for the balancing, you can see this bromine is over here too, so we can write 2 over here and 2 over here. ये हो गया second mark. और third mark आपको मिलेगा किसका? Potassium is solid because it is metal. Bromine is liquid at room temperature. This is the only liquid. This is the only liquid in non-metals, and then it is a soluble salt. So you can even say that ये aqueous भी हो सकता है और ये solid भी हो सकता है. अगर आप इसके room temperature पे state symbol बताएं तो ये solid होता है. ठीक है भाई? Yes, sir. Yes sir.
और हम इसको सॉलिड इस वजह से भी लिख रहे हैं कि आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे आपके पास पानी नाम की कोई चीज नहीं है और ना ही बन भी रहा है, वाटर भी नहीं बन रहा ना आपके पास, तो इसलिए हम इसको सॉलिड ही लिखेंगे। ठीक है भाई। देन ये आपसे पूछ रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड एग्जिस्ट एज एन आयोनिक लैटिस। पोटेशियम ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड बट डज conduct electricity when molten. We know this. This is one of the chemical physical property of ionic compounds. What is mean by the term ionic lattice? Ionic lattice एक क्या चीज है? They are asking about this. So you can say that. What is ionic lattice बच्चों? क्या हो सकता है? Basically the molecular structure of an ion. Molecular structure नहीं बोलेंगे इसको बेटा, molecular structure का आपके पास होता है। क्या बोलेंगे आप इसको? Ions arranged in a lattice structure, regular arrangement. Yes, you can say that this is a regular arrangement. This is a regular arrangement of, regular arrangement का एक नंबर मिलेगा, of opposite ions. Regular arrangement of opposite ions. अब आप देखें ये कुछ ऐसी चीज है जो कि शायद आपने बुक्स में भी ना पढ़ी हो, लेकिन बड़ी मजे की चीज है। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको बहुत काम आएगा ये, अगर वो इस तरह का भी सवाल पूछता है जो कि शायद लोग बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया, तो ये आपके काफी काम का हो सकता है। आप बोलेंगे ये कौन मुश्किल बात है, 2 नंबर तो हम ऐसे ले लेंगे इसमें, है ना भाई? मॉलिक्यूलर का लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। देन एक्सप्लेन व्हाई पोटेशियम ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड बट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन। ये तो आपको पता है, बताइए। The ions are free to move in molten. Yes, in solid, पहले देखें 2 मार्क है ना, तो आपको इसमें उसने कंपैरिजन पूछा तो आप कंपैरिजन बताओगे। In solid, potassium bromide do not have free moving ions. Does not have free moving ions, while in molten potassium bromide, it has free moving ions. Right बच्चों? Yes, 2 sir. नंबर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, एक बात आपको सॉलिड के नंबर की मिलेगी, एक बात आपको मॉल्टन के नंबर की मिलेगी। All right, every one of you. Yes, sir. Then C part is saying concentrated aqueous potassium bromide is an electrolyte. What is mean by the term electrolyte? Electrolyte की definition क्या हो सकती है बच्चों? The solution that contains the electricity. Yes, you can say that substances or the solution that can conduct electricity, and you can say that when molten and aqueous. Very good. Or you can say that they also decomposed on passage of electricity, right? Right, sir. क्योंकि अगर ये कंडक्टर होता, मेटल होता, तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर लेता है, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होता, वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करता, तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाता, वो कंडक्टर कहलाता है। ठीक है ना? So you can say that substances that can conduct electricity in molten or aqueous state. अगर ये लिखेंगे तो भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने 2 बातें लिख दी हैं काम की। और अगर आप ये लास्ट वाले पॉइंट की जगह ये लिख दें एंड डीकम्पोज, तो तब भी आपको मिल जाएगा दूसरा नंबर। ऑल राइट बच्चों? Yes, sir. ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड aqueous potassium bromide, include an ionic half equation for the reaction at cathode, the name of the product at the anode, the name of the potassium compound formed. That's pretty simple. We know that aqueous है, और aqueous में हमेशा आपके पास एक हाइड्रोजन का आयन होता है पानी के अंदर, और एक आपके पास जो है मेटल का आयन होता है, तो जो लेस रिएक्टिव होता है वो कैथोड पे प्रोडक्ट बनाता है। तो हियर द प्रोडक्ट, और आप लिख सकते हैं रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा? रिएक्शन एट कैथोड आपके पास होगा हाइड्रोजन वाला, राइट बच्चों? तो हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन रिसीव कर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन एटम, एंड वी नो दैट हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, तो इट शुड बी 2। एक नंबर आपको इसका मिल जाएगा। ऑलराइट बच्चों? Right, sir. और दूसरा नंबर आपको किस बात का मिलेगा? करेक्ट प्रोडक्ट का। सो एनोड पे प्रोडक्ट एट एनोड क्या लिखेंगे आप भाई? प्रोडक्ट एट एनोड क्या होगी आपके पास? बिकॉज इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि जो अमाउंट में ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा, तो अमाउंट ज्यादा कौन होगा? सॉल्ट होगा। सॉल्ट ज्यादा होगा तो ब्रोमाइड ज्यादा होगा, तो ये कौन सा बनाएगा? ब्रोमीन बनाएगा। ठीक है भाई? Yes, sir. अब क्योंकि कैथोड पे हाइड्रोजन आयंस चले गए
और एनोड पे ब्रोमाइड आइंस चले गए हैं, तो सॉल्यूशन में क्या बचा, पोटेशियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट जो होगी आपके पास वो क्या बनेगी आपके पास, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगी आपके पास बच्चों, ओ सॉरी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट बच्चों, यस सर। तो ये आपको मिल गए 3 मार्क्स, और सॉरी 4 मार्क्स का, ये तो आपको 4 मार्क्स इसके मिलेंगे। जरा देखिए कितना आसान है, और आपको जो है 4 मार्क्स मिल रहे हैं इसके, है ना। Then when molten potassium bromide is electrolyzed, the product at the cathode is different. Name the product at the cathode when the molten potassium bromide is electrolyzed. Oh my god, so simple. क्या आंसर होगा? Potassium. Simple, पोटेशियम। it's potassium. Whenever you have a molten salt, so always we have just one cation over there, तो वही बना लेता है प्रोडक्ट, तो पोटेशियम बना लेगा। Very good बच्चों, very good. Then D part is saying iodine reacts with chlorine to form iodine monochloride as the only product. Write a chemical equation for this. तो ये देखें, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको उसने प्रोडक्ट बता दी, रिएक्टेंट भी बता दिया, तो आपने जस्ट सिंपल इक्वेशन लिखनी है। तो आपको चेक कर रहा है कि आप इक्वेशन लिख सकते हो। Yes, why not? Iodine reacting with chlorine forming what? Iodine chloride. ठीक है ना। और बैलेंस करने के लिए आपने क्या लगा दिया यहाँ पर, 2 लगा दिया। ठीक है भाई। यस सर। Then in the second part they are saying draw a dot and cross diagram to show the electron arrangement in a molecule of iodine monochloride. It's again very simple. ये हो गया आपके पास क्लोरीन, ये हो गया आपके पास आयोडीन, एंड वी नो दैट कि आपके पास जो क्लोरीन है और आयोडीन है दोनों ही ग्रुप 7 के हैं, तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है ना। एंड दे आर गोइंग टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड, सो इट वुड बी iodine monochloride. Alright बच्चों। यस सर। Okay, then potassium bromide has a high melting point like 734, and iodine monochloride has a melting point of 27. In terms of attractive forces, you need to see this, what they are saying, attractive forces, explain why there is a large difference between these melting points. Attractive forces का मतलब क्या है कि आपने बताना है कि यहाँ कौन कौन सी forces implement हो रही हैं। तो potassium bromide में कौन सी forces होंगी बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सर। Ionic forces. Yes, so what you need to see that, you need to say that ionic bonding भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं potassium bromide has strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction between opposite ions, right? Between opposite ions, right बच्चों? ये बात आपने लिखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। opposite ions, ये 1 नंबर मिल गया आपको। दूसरी बात आपने बतानी है कि आपके पास जो आयोडीन मोनोक्लोराइड है वो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। यू कैन से दैट व्हाइल आयोडीन मोनोक्लोराइड हैज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके दरमियान होंगी? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये याद रखिएगा, ये मॉलिक्यूल्स का लफ्ज लिखना जरूरी है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो अब आप बता सकते हैं therefore KBr required greater energy to overcome. All right बच्चों, देखिए कितना आसान से हमें 3 नंबर मिल गए मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। ओके, यस सर। then F part is saying when chlorine gas is passed through the aqueous potassium bromide or redox reaction occur, the ionic equation is shown. Write an ionic equation showing what happened to the chlorine molecule in this reaction. क्लोरीन के साथ यहाँ क्या हुआ आपको करके दिखाना है। You can see this, क्लोरीन पहले न्यूट्रल था, अब क्लोराइड बन गया है। तो क्लोरीन न्यूट्रल था, अब क्या बन गया है? इट बिकम क्लोराइड। क्या बन गया बच्चों? क्लोराइड बन गया। तो कैसे बन गया होगा? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन हुई है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। आपने रिडक्शन नहीं लिखना, उसने बोला आपने आयोनिक इक्वेशन लिखकर दिखानी, ठीक है? ठीक है सर, राइट। उसके बाद पार्ट 2 में बोला एक्सप्लेन व्हाई द ब्रोमाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो पूछ रहा है, अब वो इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है बताएं कैसे कर रहा है। तो यू कैन से दैट ब्रोमाइड आयन लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ब्रोमाइड लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज वर्किंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई। तो यहाँ ये नहीं लिखेंगे रिएक्टिविटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन बताएंगे? नहीं ना बेटा, वो रेडॉक्स रिएक्शन का पूछ रहा है ना आपसे, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन है, तो रिएक्टिविटी की बात नहीं करनी है इसमें। ठीक है, राइट।
चलिए नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट्स टुगेदर इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजन आयोडाइड एंड द इक्वेशन इज गिवन टू यू, द कलर इज गिवन टू यू ओवर हियर, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखें अगर वो कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ता, वो आपको क्लू दे देता है लास्ट में, जिससे आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अ गैस सिरिंज कंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, वो बता रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी कि तीनों चीजें मौजूद हैं, दोनों रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। ठीक है ना, वाज सील्ड एंड हीटेड to 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया है, और द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज अ पेल पर्पल कलर। तो ये जो मिक्सचर है उसका कलर जो है पेल पर्पल। ठीक है ना, देन दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज मीन बाय द टर्म इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 2 मार्क का पूछ रहा था, लिखोगे भाई the rate The rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. exactly, आपने ये लिखना है, the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction। अब अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर दी तो मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, भूल है, ये आपको मिलेगा 1 मार्क। दूसरा मार्क लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था आपको, reactant and product remain same. no not remain same, you need to say Concentration of reactants and products remain constant. not constant। आप ये नहीं बोलेंगे, जैसे मैंने लिखवाया आपने वैसे बोलना है, constant का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप बोलेंगे there would be no more change का लफ्ज इस्तेमाल करें, कांस्टेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखें रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है। एक बार फॉरवर्ड होता है तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, फिर बैकवर्ड आता है तो वापस वही हो जाती है, फिर फॉरवर्ड होता है फिर चेंज हो जाती है, फिर वापस वही हो जाती है वही, आगे पीछे ही घूम रहा है वही, उससे ज्यादा फर्दर चेंज नहीं आ रहा। You can say that there would be no more change in concentration of reactant and product। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। सर आपने Yes. द रेट ऑफ फॉरवर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा हुआ बेटा, ये RC, ओके। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा याद रखें, रेट लफ्ज यूज करेगा, ये मत बोलेगा फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। आपने इस्तेमाल करना है रेट का लफ्ज लाजमी, स्पीड बराबर होती है दोनों की। ठीक है ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिखेंगे एंड देयर वुड बी नो मोर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, देयर वुड बी नो फर्दर चेंज। अब फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा, बस इतनी ही रहेगी। सही है। Then B part is saying the plunger of the gas syringe was pressed in while the end of the gas syringe was blocked. This increased the pressure. The position of equilibrium did not change. The color of the gaseous mixture turned darker purple. Give a reason why the position of the equilibrium did not change. Position of equilibrium change क्यों नहीं हुई बच्चों? Because just look at the equation बच्चों, क्यों नहीं change हुई? Same number of moles. Yes, so you can say that same number of moles of gases, right? Same number of moles and gases के on both sides, दोनों तरफ। All right, बच्चों। Then in the next part, they are saying suggest why the gaseous mixture turned darker purple even though the position of the equilibrium does not change. Change तो नहीं हुई, तो फिर क्यों darker हो गया बच्चों? Because it was reversible reaction. No, they are saying equilibrium तो change हो ही नहीं रहा ना, तो फिर क्यों कलर डार्कर हो गया? Pressure आप क्या increased बोलेंगे? because the gas range was pressed. Yes, you can say that increased pressure force the particles to come closer, right? जब particles come closer हो जाएंगे तो वो करीब करीब हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उनकी concentration आपको एक साथ ज्यादा नजर आएगी ना, तो वो ऐसा लगेगा कि डार्कर हो गया। जैसे फॉर सपोज मैं देख रहा हूँ बहुत दूर से, ऊपर 22 मंजिला बिल्डिंग से खड़े होकर देख रहा हूँ 5 लोग अलग अलग जा रहे हैं ना, जब 5 लोग अलग अलग जा रहे होंगे तो मुझे इतना खास नजर नहीं आएगा वो 5 लोग एक साथ अलग अलग घूमते हुए ना, लेकिन उन 5 को मैं एक साथ खड़ा कर दूंगा तो मुझे इतनी ऊपर से वो आराम से नजर आएगा कि यार यहाँ कुछ है ना। तो इट वुड बी लाइक दिस कि अगर आपके गैशियस पार्टिकल्स दूर दूर होंगे और हर किसी का कलर पेल पर्पल है, जब उनको आप करीब कर देंगे तो वो पेल पर्पल मिलकर जो है ना वो साला डार्क पर्पल बन जाएगा, राइट sir. Then the temperature of the gas range was increased to 300, 250 से 300 कर दिया। What happened to the position of the equilibrium when the temperature of the gas range was increased from 200 to 300? Just 1 मार्क के लिए है वो, सिर्फ आपसे पोजीशन पूछ रहा है, रीजन नहीं पूछ रहा, तो रीजन बताने की जरूरत नहीं है। तो वी नो दैट रिएक्शन कौन सा था भाई, एक्सोथर्मिक था। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कहाँ चले जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड? Backward. Yes, it would move
So you can say that position of equilibrium shift towards left. Position of equilibrium shifts towards left hand side. Yes, सिर्फ left ही लिखेंगे तो चलेगा. सही है. बड़ा परफेक्ट सवाल है भाई. रिवर्सिबल रिएक्शन का बड़ा अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल होने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे. What happened to the rate of the forward reaction and the rate of the backward reaction when the temperature of the gas range was increased? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट का क्या होगा बच्चों? सर बढ़ जाएगा. दोनों का रेट बढ़ जाएगा. तो they both are going to be faster or you can even use the word increase. Absolutely right. All right बच्चों. यस. राइट सर. Yes, sir. वेरी गुड. आप देख सकते हैं कि अभी भी कोई भी ऐसा सवाल आपके पास नहीं आया जिसमें आप बोलें कि यार ये तो हमारे टाइप का है ही नहीं ना. हर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप बोल सकते हैं कि यार ये सारे एक जैसे सवाल है. सही है भाई. सो ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. वी नो दैट. ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. ऊपर आ गया. कौन किसके ऊपर आ गया भाई? किसके ऊपर कौन आ गया? अयान सर मस्कीटो. अच्छा मॉस्किटो आ गया तो इतना परेशान क्या जरूरत है बेटे? मॉस्किटो आया, कौन सा क्रोकोडाइल आ गया तुम्हारे ऊपर भाई? All sodium salts are soluble in water and all nitrates are soluble in water. Barium carbonate is insoluble in water. सब हमें solubilities बता रहे हैं. Describe how you would make a pure dry sample of barium carbonate by precipitation method. ओहो, barium carbonate बनाने की बात वो कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बताओ कैसे बनाओगे भाई barium carbonate. We know that precipitation method से बनेगा और precipitation method is actually a mixing of two soluble salts. तो एक में आपके पास बैरियम होना चाहिए. उसमें नाइट्रेट वाली बात इसलिए बताइए ताकि आप यूज कर सको क्या? बैरियम नाइट्रेट. ठीक है. और दूसरी बात उसने कार्बोनेट वाली बताइए ताकि आप यूज कर सको सोडियम वाला सॉल्ट, ताकि आपको पता हो ये सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है. ठीक है. तो इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी? मिक्सिंग के बाद आपके पास इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे. किसके? बैरियम कार्बोनेट के. ठीक है ना. तो आप इसको लिख लेते हैं. कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सबसे पहले तो मिक्सिंग की बात करेंगे. टेक एक्वस लिखें तो ज्यादा अच्छा है. टेक एक्वस बैरियम नाइट्रेट. फॉर्मूला ना लिखिएगा, आप नाम लिखिएगा. ठीक है ना, ताकि गलती के चांसेस कम हो. टेक एक्वस बैरियम नाइट्रेट इन द बीकर, राइट, एंड देन ऐड aqueous sodium carbonate in it. इसके बाद क्या करेंगे? Stir the mixture. जब इसको स्टर करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे. जब आपके पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उसको फिल्टर कर देंगे. तो आप क्या कह सकते हैं? फिल्टर द प्रेसिपिटेट्स. अच्छा, प्रेसिपिटेट्स की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे आप. मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे. प्रेसिपिटेट्स. फिल्टर द प्रेसिपिटेट्स ऑफ बैरियम कार्बोनेट फॉर्म. ठीक है ना. कलर वलर बताने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रोसेस बताना है. फिल्टर कर लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम वॉश करेंगे. एंड वॉश द क्रिस्टल्स. अब इसको आप डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे क्योंकि सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस आपने मिक्स किए उनकी इंप्योरिटीज हो सकती हैं. वॉश द क्रिस्टल्स ऑफ बैरियम कार्बोनेट विद डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर से वॉश करें इसको आप. डिस्टिल्ड वाटर. उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको आप ड्राई कर सकते हैं. एंड ड्राई between the filter paper. Dry between the filter paper. ये हो गया आपके पास पूरा प्रोसेस और इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे. उसने क्या बोला? नेम ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, फुल प्रैक्टिकल डिटेल, केमिकल इक्वेशन भी आपने लिखनी है तो केमिकल इक्वेशन भी लिख के दिखा दें. बैरियम नाइट्रेट रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट. अभी आप मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? बैरियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स और साथ साथ आपके पास बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट. और ये हो गई इसकी बैलेंस इक्वेशन. आप चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होंगे और ये एक्वस होगा. आप चाहें तो इसकी आयोनिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं. वी नो दैट नाइट्रेट्स दोनों जगह सॉल्युबल होंगे तो कट जाएंगे. सोडियम दोनों जगह सॉल्युबल होगा तो कट जाएगा. बचेगा क्या? बैरियम आइंस प्लस कार्बोनेट आइंस गिव्स यू बैरियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स. अगर आप चाहें तो इसकी आयोनिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं. ऑलराइट बच्चों. राइट सर. राइट सर. ठीक है. ये आखिरी वाली मैंने अपनी मर्जी से दी है. ठीक है ना. और दूसरा ये कि आप अगर आप बैरियम क्लोराइड सेलेक्ट करते तब भी ये काम बन सकता था आपका. और पोटेशियम कार्बोनेट यूज करते तब भी बन सकता था. अमोनियम कार्बोनेट यूज करते तब भी बन सकता था. ठीक है. देन नाइट्रेट्स डीकम्पोज व्हेन हीटेड. नाइट्रेट्स टूट सकते हैं जब आप उनको हीट करें तो. अच्छा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं. तो भाई नाइट्रेट्स जो होते हैं आपके पास वो किसको बोल रहा है? डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट. दिस इज सोडियम नाइट्रेट. अगर आप नाइट्रेट्स को हीट करते हो तो वो टूट कर क्या बनाते हैं? नाइट्राइट्स बनाते हैं, NO2.
along with oxygen gas. तो ये इक्वेशन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, otherwise this is no more in our syllabus. तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं. Then the unbalanced chemical equation for the decomposition of hydrated copper nitrate crystal is shown. Balance the chemical equation. आपको ये chemical equation क्या करनी है, बैलेंस करनी है. आप देखें कितने कॉपर्स हैं आपके पास, 2 हैं, so we can write 2 over here, 2 copper oxide. यहाँ देखें आपके पास NO3 कितने हैं, देखें NO3 के बाहर आपके पास 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो ये कितना हो गया, NO2 आपके पास 2 हो गया, और ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4 NO3s हैं आपके पास. तो जब 4 NO3s हैं तो उससे NO2 भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है. अब बची आपके पास वाटर की कहानी. तो आप देख सकते हैं कि वाटर कितने बनेंगे. दिस इज 3 waters over here, and when this 3 multiply with this 2 तो it will become 6. तो ये होगा 6 water molecules. All right बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Then the part 3 is saying when the hydrated copper nitrate crystals are heated, steam is produced. When the steam condenses on a cool surface, it turns into colorless liquid. Anhydrous copper 2 chloride is used to show that the colorless liquid contains water. How does the color of the anhydrous cobalt 2 chloride change? ये newly addition क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में. आप याद रखिएगा 5070 में और 0620 में दोनों में ये क्वेश्चन जो है आपके पास न्यूली एडेड हुआ है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर के नाम से. और आपको पता होगा ये हमने किया भी था लास्ट चैप्टर में. तो बच्चों अगर कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर की बात की जाए तो वो ब्लू होता है, और जब वो पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों, ब्लू. तो ये न्यूली एडिशन है आपके सिलेबस में, और देखें यहाँ 2018 में भी ये सवाल आया हुआ. That's something good, right? How would the student test to determine if the water produced in B3 is pure? वो pure है या impure है? You can simply boil it, right? So you can say that boiling point is sharp. Boiling point is sharp. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पानी बॉईल हो जाए सारा का सारा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग बॉइलिंग, रेंज नहीं आनी चाहिए. फॉर सपोज आपने बॉइलिंग शुरू की है 100 पे बॉइलिंग शुरू की है और कंप्लीटली बॉइल वो 100 पे ही हो गया तो प्योर है. पता लगा आपने बॉइलिंग शुरू की 100 पे और बॉइल होते होते 104 पे पहुंच गया पूरा. तो दिस इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर. जब चेंज इन टेम्परेचर आता है ड्यूरिंग द बॉइलिंग, सो इट मींस इट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस. ऑलराइट बच्चों, लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है तो वो प्योर होते हैं. सॉलिड्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है तो वो प्योर होते हैं. सॉलिड्स इम्प्योर हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, और अगर लिक्विड्स इम्प्योर हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. यू नीड टू रिमेंबर दीस इंफॉर्मेशंस एज वेल फॉर एमसीक्यूज एंड थ्योरी क्वेश्चंस. Then here we have question number 7 बच्चों, and in question number 7 they are asking about empirical formula and molecular formula. Many organic compounds such as alcohol, carboxylic acid, esters contain elements carbon, hydrogen and oxygen. 3 एलिमेंट्स होते हैं उनमें. हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते हैं, वो डेरिवेटिव्स होते हैं, इस वजह से उनके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी. They gave us the carbon percentage and hydrogen percentage and oxygen percentage. So we can write carbon कितना है भाई 60%, हाइड्रोजन कितना है 33.33%, ऑक्सीजन कितना है 26.67%. ऑलराइट, सबसे पहला स्टेप हमें पता है क्या करना होता है. पहले स्टेप में हम लोगों को करना होता है डिवाइड बाय एमआरस यानी कि एटॉमिक मासेस. तो इसका 12, इसका 1, इसका 16. जरा बच्चों जल्दी से मुझे जवाब दो, पहले वाले का क्या आएगा? 5. It is 60 over 12 will be 5. Absolutely right. और दूसरा वाला आपके पास 13.33 ही रहेगा, और जो थर्ड वाला होगा वो हो जाएगा 26.67 divided by 16 will give you 1.66. Right बच्चों? Yes, sir. अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट होता है उनको सबसे डिवाइड करा देते हैं. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, सो वी नीड टू डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय दिस. तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, लेट्स चेक. ये आ जाएगा 1, और उसके अलावा 13.33 डिवाइड बाय 1.66. तो इसका आंसर कितना आएगा 8. 8.0. yes sir. हाँ 8 के बाद पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस, ठीक है ना. और ये हो गया आपके पास 3.0 यानी कि 3. राइट. व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? कार्बन आर 3, हाइड्रोजन्स आर 8 एंड ऑक्सीजन इज 1. ऑलराइट. Yes, sir. All right. They gave us the molecular formula mass of this, so we can find out the factor first. Factor क्या होता है? आपने molecular formula mass ऊपर रखना होता है, molecular formula mass ऊपर रखना होता है, और डिवाइड कराना होता है किससे? empirical formula के मास से, ताकि फैक्टर आ जाए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस हो सकता है. तो देखें molecular formula mass already given to you, और ये कितना हो सकता है? It is 36 plus 8 plus 16. तो ये कितना बनेगा बच्चों? 60, sir. कितना बन रहा है ये? 60. 60 बन रहा है. कितना बन रहा है बच्चों? दिस इज 60. Sir.
अच्छा एक मिनट, वो इसका कह रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, ये हमने नहीं पढ़ा, हम जज्बाती हो गए सवाल सॉल्व करते वक्त, क्योंकि यहाँ जब मैं 60 आया तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चला कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो देखिए जरा, वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है आपसे कि ये एम्पेरिकल फार्मूला ये वाला है, इस वाले एम्पेरिकल फार्मूला का क्या दिया उसने, मॉलिक्यूलर मास दिया। तो वो ऊपर वाला सवाल अलग हो गया, नीचे वाला सवाल उसने अलग कर दिया। सो 88 तो अभी भी फिक्स है, एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑर्गेनिक। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 12 × 2 24 + 4 + 16 कितना हो जाएगा, 28 44। अब देखें आंसर कितना आया आपके पास, फैक्टर का 2 आया। ये हमेशा राउंड नंबर का होल नंबर आएगा ना, ये कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकता। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आपको जब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है तो आप क्या करते हो, एम्पेरिकल फार्मूला को फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हो। तो देखो इस एम्पेरिकल फार्मूला की बात हो रही है तो इसी को यूज करेंगे, ऊपर वाला हट गया, उसने थोड़ा सा हमें परेशान करने के लिए इस तरह दिया है। तो हो गया कार्बन आपके पास 4 हो गए, हाइड्रोजन आपके पास 8 हो गए, और ऑक्सीजन आपके पास कितना हो गए, 2 हो गए। सो इट वुड बी लाइक दिस, अ ग्रेट क्वेश्चन, राइट बच्चों। Right, sir. तो ये याद रखिएगा कि कभी कभार हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की कि हम सारे के सारे जो है ना भूल जाते हैं कि बीच में हमें क्या करना है। तो ये इस तरह अगर आप करेंगे तो आप यहाँ फंस जाएंगे। तो इसको लाजमी देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट को लाजमी पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपाउंड टी एंड वी बोथ हैव द मॉलिक्यूलर, जी बेटे। सर ये वाला क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया। क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट में आपने वाटर का जो टेस्ट बताया था वो मुझे समझ नहीं आया। बेटा यू नीड टू रिमेंबर द दिस टेस्ट, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ना। अगर आप पानी की प्रेजेंस चेक करना चाहते हैं कहीं पर कि यार इस मिक्सचर में या इस जगह पर जो चीज लिक्विड पड़ी है कलरलेस, ये पानी है या नहीं, तो आप कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर से चेक कर सकती हैं। आप कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर को उसमें डिप करेंगी और अगर वो क्या हो जाए आपके पास ब्लू से पिंक कलर में चेंज हो जाए तो इट कंफर्म्स कि इस चीज के अंदर पानी मौजूद है। ओके सर। इसी तरह आप कोबाल्ट 2 क्लोराइड के अलावा आप एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट भी यूज कर सकती हैं। एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट जो है एक्चुअली वो पाउडर होता है, आपके पास व्हाइट पाउडर होता है। अगर वो ब्लू क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो भी बताता है प्रेजेंस ऑफ वाटर को, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद हियर वी हैव कंपाउंड टी एंड वी बोथ हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का ये है भाई, C3H6O2। कंपाउंड टी प्रोड्यूस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट इज एडेड टू द एक्वस सोडियम कार्बोनेट। इसका मतलब वो एसिड होगा जब कार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कंपाउंड वी इज एन एस्टर। वी जो है आपके पास एस्टर है, और जो एसिड होते हैं वो कौन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही एसिडिक होता है। What is the name given to the compound which is the same molecular formula and different structure? इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और IGCSE के पास पेपर्स में वो डेफिनेशन बता के आपसे उस चीज का नाम पूछ रहा होता है, और ये मुश्किल लगता है बच्चों को। हालांकि ये सबसे आसान चीज होती है, आपको नाम पता होता है, आप डेफिनेशंस लिख रहे हो तो वो डेफिनेशन देके आपसे नाम पूछता है। तो भाई व्हेन दे हैव सेम नंबर ऑफ molecular formula and they have different structures, so it will be known as structural isomers. क्या बोलते हैं आप इसको बच्चों, इसको आप बोलते हो structural isomers, या इसको आप सिर्फ isomers का भी नाम दे सकते हो, right? Isomers. They are saying draw the structure of compound T and V, show all the atoms and bonds. Show the all atoms and bonds का मतलब है displayed formula. Displayed formula का मतलब है you need to show every single bond over there, right? तो वो बता रहा है कि T जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है with 3 कार्बन्स। तो भाई ये 3 कार्बन हो गया 1 2 3, और 3 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बना दे पहले फुर्सत में। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द रेस्ट ऑफ कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे कर दें हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गए इनके 4 बॉन्ड पूरे, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड वो कह रहा है वी एस्टर है, तो एस्टर का मतलब होता है एस्टर में लाजमी ये फंक्शनल ग्रुप होगा। ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो एस्टर में होता ही होता है। अब टोटल 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन इधर आ गया, 1 कार्बन इधर आ गया, ठीक है भाई। ये आपकी मर्जी है, आप दोनों कार्बन उस तरफ कर दें तो भी चलेगा। फॉर सपोज आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, दोनों कार्बन उस तरफ कर देते हैं, कोई मसला नहीं, इस तरह भी बना सकते हैं। और फिर इनके आप बॉन्ड्स क्या कर दें, पूरे कर दें। तो देखिए भाई इसके 3 बॉन्ड्स रह गए थे, ये हमने हाइड्रोजन से पूरे कर दिए। इसके 3 बॉन्ड्स रह गए थे, हमने हाइड्रोजन से पूरे कर दिए, ठीक है ना। इसका एक ही बॉन्ड रह गया, इसको इस तरह कर सकते हैं, इसके 2 बॉन्ड, इसके 3 बॉन्ड। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, और कर आप लिख सकते हैं आपके पास। Then all compounds with the molecular formula C3H6O2 can undergo complete combustion in an excess of oxygen. Complete the chemical equation for this reaction. Remember, combustion हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और जो एलिमेंट्स, ये आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये याद रखेंगे तो आप दुनिया जहां में किसी भी सब्सटेंस की कंबस्टन लिख सकते हैं। जो कंपाउंड आप बर्न कर रहे हो उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है ना, वो ही ऑक्सीजन के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो देखें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का वाटर।
बस हो गई इक्वेशन 1 नंबर। बैलेंस कर लो, 3 कार्बन है, पहले कार्बन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन कितने 6 हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। अब ऑक्सीजन कितना हो गया आप देख सकते हैं, 3 2 6 3 1 3, 9 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ हो गए। 2 ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, बचे कितने 7, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। और यू कैन राइट 3.5 ओवर है। सर जी बेटे, सर इसको हमने क्या कहते हैं, जब ब्रेक डाउन किया तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्यों बना है? ये मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी अबाउट दैट। रिमेंबर वी हैव ऑर्गेनिक क्लास, तो उसमें आपको सीख जाएंगे बहुत आराम से, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको इस एग्जांपल भी दूंगा करने के लिए, उसमें बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। जी सर, ओके। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। Then compound W has the molecular formula C2H6O. Compound W reacts when heated with ethanoic acid and a catalyst to produce a sweet smelling liquid. Sweet smelling liquid, जहां पर भी देखें समझ जाएं एस्टर की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद give the name of the homologous series to which compound W belongs. Compound W किस फैमिली से बिलोंग करता होगा? We can see this कि भाई आपके पास ये जो है, ये आपके पास एक ऑक्सीजन आ रहा है। एक ऑक्सीजन हमेशा किस में आता है? अल्कोहल में आता है, ठीक है ना। और अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता है तो एस्टर बनता है। तो ये इथेनॉइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये तो कंफर्म ही हो गया, एक ऑक्सीजन है, अल्कोहल हो सकता था, और कंफर्म हो गया कि एस्टर बना रहा है तो अल्कोहल ही होगा, तो इट शुड बी अल्कोहल। एंड दे आर आस्किंग फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, और लिखा हुआ है ऑल बॉन्ड्स और एटम्स दिखा रहे हैं, तो डिस्प्लेट फार्मूला है, इसका मतलब डिस्प्लेट का लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे, वो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है आपने, तो 1 2 अल्कोहल की मेन आपके पास होता है OH। अब देखो ये O और H के दरमियान बॉन्ड दिखाना जरूरी है, अगर OH लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये बता दो। डिस्प्लेट का मतलब होता है एटम्स एंड ऑल एट बॉन्ड्स का मतलब होता है खोल के दिखाने हर एक बॉन्ड्स, तो ये वाला बॉन्ड दिखाना जरूरी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये पहली मर्तबा ये सवाल पूछेंगे एग्जाम में और लाजमी पूछेंगे, और आप सभी ही गलती करने वाले हो, तो पहले से इसको याद रखिएगा। क्लास में दोबारा से रिव्यू भी करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट अगेन। सो द 7E पार्ट 1 इज सेइंग व्हाट इज मीन बाय द टर्म हाइड्रोकार्बन। ओके, ये तो आप लोग बता सकते हैं, जरा बताइए जल्दी से बच्चों। That contain hydrogen and oxygen. Hydrogen and carbon. Containing Yes. hydrogen and carbon only. ओनली का लफ्ज जरूरी है। देखें यहाँ पर अगर आप लिखेंगे ना कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसका नंबर मिलेगा आपको 1। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका मिलेगा आपको 1 नंबर। कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका 1 नंबर मिल रहा है आपको, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और जो आप ओनली लिख रहे हो ना, उसका दूसरा नंबर मिल रहा है आपको। आप जरा देखें इसकी इंपॉर्टेंस, अगर आप मार्किंग स्कीम में देखेंगे ना इसकी, तो आपको बताएगा कि भाई आप एक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और ओनली लिखने का दूसरा नंबर मिलेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। देन जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन, बच्चों जल्दी से बता दो। H2N2. अच्छा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कह दो ना +2, जल्दी से कह दो ना, ये देखो कह दो ना +2, इट इज लाइक दिस। जी सर, ये मैंने ट्रिक देखी थी। देखी थी आपने ट्रिक, मैं उसी बता रहा हूँ, इंस्टा पे। क्या कल ये बहुत वायरल चल रही है, ये देख सकते हैं आप, वो जैसे उछल के बता रहे थे आप वैसे उछल के यहाँ पर बता सकते हैं। Then ethanol can be produced from long chain alkanes as shown. Long chain alkanes टूट कर क्या बना रहे हैं? इथीन बना रहे हैं, यानी कि this is one of the step known as cracking, ये भी हम पढ़ने वाले हैं soon। और इथीन को आप जो है कैटालाइटिक हाइड्रेशन से इथेनॉल बनाते हो। Describe the 2 stage manufacturing of ethanol from long chain octane. This is octane. And include the name of the type of the chemical reaction occur, reaction equation, reaction conditions. Okay, so पहला वाला जो है आपके पास कौन सा है भाई? पहला वाला आपके पास है क्रैकिंग, ये बताना आपने जरूरी है। और इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए उसने बताया ऑक्टेन टूट रहा है, C8H18 टूट रहा है, और जब भी क्रैकिंग होती है तो लाजमी एक अल्केन बनता है और एक अल्कीन बनता है। उसने बता दिया अल्कीन कौन सा बन रहा है, थीन, इट इज C2H4। बाकी जो कार्बन बचे वो आप अलग कर दो, 6 कार्बन बचे, और हाइड्रोजन कितने बचे? 40। ये हो गई इक्वेशन। इसकी कंडीशंस क्या होंगी? रिमेंबर द कंडीशंस ओवर हियर। इसकी कंडीशन आप यूज कर सकते हैं हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट आप यूज करते हो क्या? आप इसमें कैटलिस्ट यूज करते हो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या आप इसमें अल्युमिनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। उसका जो टेम्परेचर होता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तकरीबन, ठीक है बच्चों? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो स्टेप है इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। जब आप एडिशन ऑफ वाटर करते हो तो दिस इज एडिशन रिएक्शन, और यू कैन इवन से दैट दिस इज हाइड्रेशन। पानी के एडिशन को आप हाइड्रेशन भी बोलते हो। और इसमें क्या होगा, आपके पास जो C2H4 होगा, इसमें आप पानी ऐड करोगे और आपके पास क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा, यानी कि आपके पास इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बन गया, और इसके अंदर आप क्या यूज करते हो? इसके अंदर आप
यूज करते हो फॉस्फोरिक एसिड। कैटलिस्ट आप क्या यूज करते हो, उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड, और ये जो पानी होता है ये एक्चुअली स्टीम होता है, आप इसको स्टीम बोल सकते हो। यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर आपके पास तकरीबन 60 to 80 एटमॉस्फेरिक होता है। ये सारी बातें अगर आप लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स इसके आराम से मिल जाएंगे। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू। सेकंड वाले में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं था एज अ सल्फ्यूरिक कंडीशन? नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास यूज होता है एस्टरिफिकेशन में, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास यूज होता है ऑक्सीडेशन में, बट यहाँ पर आप यूज करेंगे फॉस्फोरिक एसिड। ऑलराइट, यस सर। ठीक है बच्चों, किसी तरह का कोई सवाल अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस।